Assalamu alaikum students. Climate change has become a burning issue. Almost every exam directly or indirectly give question related to climate change. इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आने वाले एग्ज़ाम से पहले हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर किसी अथेंटिक बुक का एक रिव्यू पेश करें। आज जो बुक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बिल गेट्स की 2021 की पब्लिकेशन है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिज़ास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड। आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस बुक का ओवरव्यू। इससे पहले कि हम बुक का रिव्यू पेश करें, मैं ये डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ कि बुक्स बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक बुक्स होती हैं जिनको टेक्स्ट बुक्स कहा जाता है, ये आप एकेडमिक जो आपका बैकग्राउंड है उसमें आपने पढ़ी होंगी। इनके अंदर मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं, हर चैप्टर किसी और आइडिया के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये टेक्स्ट बुक और एकेडमिक बुक में तो पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन इनको वो अथेंटिसिटी हासिल नहीं है जो जेन्युइन टेक्स्ट को हासिल होती है। जो जेन्युइन टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट होता है वो सिंगल आइडिया के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, और कोई भी अच्छा अथर, कोई भी अच्छा राइटर जो बुक डिज़ाइन करता है उसके अंदर वो एक सिंगल आइडिया को एक्सप्लेन करता है और फिर पूरी बुक के अंदर उस आइडिया को एक्सपैंड करता है। दो तरीके से उसको प्रूव करने की कोशिश करता है, या तो उसकी सपोर्ट में आर्गूमेंट्स देता है या उसके अगेंस्ट, और आखिर पे वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि जो उसने सिंगल आइडिया के अंदर अपना नैरेटिव दिया था वो उसने प्रूव कर दिया है। तो कोई भी अच्छी बुक जो है उसके अंदर ये वाला जो पैटर्न है ये हमें देखने को मिलता है। जो हमारी करंट बुक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बिल गेट ने लिखी है। इसका कंप्लीट नेम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिज़ास्टर, और इसके साथ ही जो सब टाइटल है उसमें लिखा है द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड। इसको पब्लिश किया गया है 2021 में, फैब में आई थिंक, और पब्लिशिंग जो कंपनी है उसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन ने इसको पब्लिश किया है 2021 में। राइटर ऑफ कोर्स आप जानते हैं बिल गेट्स है। बिल गेट्स ये क्लेम करता है कि उसने डेकेड्स स्टडी किया है क्लाइमेट चेंज को और उसके बाद इस बुक को डिज़ाइन किया है। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस बुक को। मैं इस बुक को इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि इस बुक का जो थीम है या जो जर्नल आइडिया है उसका वो आपके सामने रख दूँगा। फिर उसकी सपोर्ट में जो आर्गूमेंट्स इस बुक के अंदर बिल गेट ने दिए हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। यानी मेरा जो डिज़ाइन होगा रिव्यू पेश करने का, यानी आप की कॉन्सेप्ट में इसका कह सकते हैं, वो इसके की आइडिया के इर्द गिर्द होगा, ना कि मैं चैप्टर वाइज इसकी डिस्कशन करूँगा। तो बिल गेट कहता है कि एनुअली 51 बिलियन टन्स ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये इमिट हो रही हैं। यानी पूरी दुनिया के अंदर सालाना 51 बिलियन टन्स ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं। वो कहता है ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि ये पूरी दुनिया को, जो इसका स्ट्रक्चर है उसको तबाह करने के लिए काफ़ी है। यानी इससे जितने साइकिल्स हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ये सारे साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं, और दुनिया के जो तमाम पैटर्न्स हैं, खा वो सीजनल पैटर्न्स हों या वो दूसरे पैटर्न्स हों, रॉक के हों, तो ये सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली वो ये कहता है कि ज़रूरत है हमें कार्बन ज़ीरो की। यानी कार्बन ज़ीरो तो इनएविटेबल है, हमने जितना जल्द हो सके ये कार्बन ज़ीरो अचीव करना है। लेकिन इसके साथ ही वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि जो नेचुरल एफर्ट्स हम कर रहे हैं, क्या इनसे कार्बन ज़ीरो अचीव हो सकता है? तो इसके जवाब में वो कहता है नहीं, इनसे कार्बन ज़ीरो अचीव नहीं हो सकता। और वो नेचुरल एफर्ट्स कौन सी हैं? वो है एफोरेस्टेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाओ, डिफोरेस्टेशन यानी दरख्तों की कटाई को रोका जाए, डिफोरेस्टेशन को स्टॉप किया जाए। उसके बाद है जी गोश्त कम से कम खाया जाए, रिड्यूस मीट,
वो इसलिए कि अगर हम गोश्त कम खाएंगे तो जानवर कम ज़िबा होंगे, और अगर जानवर कम ज़िबा होंगे तो अल्टीमेटली जो कार्बन डीकम्पोज होगा वो भी कम होगा। तो ये जो नेचुरल मेथड्स हैं, बिल गेट्स कहता है कि इनसे आप कार्बन ज़ीरो जो है उसको हासिल नहीं कर सकते। उसकी वजह वो ये बताता है, वो ये कहता है कि फ़र्ज़ करें आप पूरी दुनिया के अंदर यानी पूरे वर्ल्ड में आप ट्री प्लांटेशन कर दें। अगर आप पूरी दुनिया में ट्री प्लांटेशन करते हैं तो उसके बाद भी ये पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रीज़ हैं ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी ये जितनी ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी क्वांटिटी इक्वल होगी सिर्फ उस ग्रीन हाउस गैसेस के जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट जो है वो प्रोड्यूस करता है। यानी अगर पूरी दुनिया के अंदर भी ट्री प्लांटेशन हो जाए तो उससे सिर्फ उतनी ही ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब किया जा सकता है जितनी सिर्फ अकेला यूएस प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये चीज़ तो उसने एक्सप्लेन कर दी कि आप नेचुरल एफर्ट से ग्रीन हाउस गैसेस को ओवरकम नहीं कर सकते। अगर नेचुरल एफर्ट से ओवरकम नहीं कर सकते तो फिर सोल्यूशन क्या है? सवाल तो ये पैदा होता है कि कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनसे हम फिर ग्रीन हाउस गैस को जो है वो ओवरकम करेंगे। तो मज़े की बात यह है कि वो अपनी बुक में कोई न्यू सॉल्यूशन तो देता ही नहीं है, वो उन्हीं को एक्सप्लेन करता है जो एग्जिस्टिंग हैं, जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं और टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हीं पे इक्तफा करता है और उन्हीं को यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करने की जो है वो एडवाइस करता है। इससे पहले कि हम उनको एक्सप्लेन करें, हम ये देखते हैं कि उसका जो सेकंड चैप्टर है उसमें वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये बेसिकली इनके मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं। तो इसमें वो रैंकिंग में नंबर फर्स्ट पे लिखता है इलेक्ट्रिसिटी को, और ये एक्सप्लेन करता है कि 27% जो एनुअल एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस की, उसका 27% इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एटमॉस्फेयर में इमिट होता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी फॉसल फ्यूल को यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहाँ से हो सकता है, या ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई एमिशन होती है तो उस वजह से होता है। यानी पूरे प्रोसीजर के अंदर 27% ईयरली जो है वो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने होश संभाला है तब से इसकी एमिशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। करंटली इसकी एमिशन सबसे ज़्यादा है, यानी 31% एनुअल। अब इसमें आप कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सीमेंट इंडस्ट्री देखते हैं, इसके अंदर प्लास्टिक इंडस्ट्री है, इसमें कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसीजर्स इस्तेमाल होते हैं वो हैं। इन तमाम का जो शेयर है वो मैक्सिमम है ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में। जो तीसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है एग फॉर लैंड। एग फॉर लैंड, यहाँ पे एग मीन्स एग्रीकल्चर और फॉर मीन्स फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का शेयर है ऑलमोस्ट 19%। और ये किस वजह से है, इसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में जितना फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जा रहा है, फॉरेस्ट्री में जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और उसके बाद लाइव स्टॉक भी इसी में आता है, लाइव स्टॉक भी। तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है 19%। चौथा सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ट्रांसपोर्टेशन ने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का शेयर एटमॉस्फेयर में दिया है। ऑलमोस्ट करंटली जो एनुअल जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस की, उसका 16% जो है वो तो ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद बिल गेट ये कहता है कि अगर आज हम यानी 2021 में हम अचीव कर लें नेट ग्रीन हाउस नेट कार्बन ज़ीरो, वो ये कहता है कि अगर आज हम नेट कार्बन ज़ीरो अचीव कर लें तो क्या इससे हम इस ग्रीन हाउस गैसेस वाले प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं? तो आंसर में कहता है नहीं। अगर आज भी हम नेट कार्बन ज़ीरो अचीव कर लें
तो हम ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन हो रही है अभी तक जो हो चुकी है उसको नहीं कर सकते इवन आफ्टर 10,000 ईयर। आज से 10,000 साल बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 20% ग्रीन हाउस गैसेस फिर भी रहेंगी। यानी अगर हम आज भी नेट ग्रीन कार्बन ज़ीरो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसको टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो फिर भी 10,000 साल बाद 20% ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो रहेंगी। और अगर इसके साथ ही वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा करता है, वो कहता है कि अगर हम 2050 तक नेट ग्रीन हाउस गैसेस जो है नेट कार्बन ज़ीरो अचीव ना कर सके, अगर 2050 तक नेट कार्बन अचीव नहीं होती, तो कहता है इससे इतनी डेथ्स होंगी कि कोविड को भी पीछे छोड़ देंगी। यानी कोविड से ज़्यादा डेथ क्लाइमेट चेंज की वजह से होंगी अगर हम 2050 तक नेट कार्बन जो है अचीव नहीं करते, नेट कार्बन ज़ीरो अचीव नहीं करते। और इसकी वाज़ेह मिसाल हम करंटली पाकिस्तान में देख चुके हैं, फ्लड्स, हैवी रेन्स। अभी ये इशू जो है ये बहुत टॉप पे जा रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है हमारे रीजन के अंदर, साउथ एशिया में पार्टिकुलरली। तो नेट कार्बन ज़ीरो को अचीव करना इनएविटेबल है। नेक्स्ट पोर्शन के अंदर यहाँ तक वो एक चैप्टर को कंप्लीट करता है, यानी 2 चैप्टर उसके कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है बड़ी डिटेल के अंदर इन तमाम फैक्टर्स को। मैं बस इनके की आइडियाज़ को क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके ऐसे के अंदर इन्वायरमेंटल साइंस में, जर्नल साइंसबिलिटी में इतना डाटा आपको मिल जाए कि जिससे को आप इनकॉर्पोरेट कर सकें और उससे आप एक अपना एनालिसिस बिल्ड कर सकें। नेक्स्ट पोर्शन में वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि हम इस ग्रीन हाउस गैस के जो जाल है, ये चंगल है, इसके अंदर फंसे कैसे, हम इसमें कैसे फंसे। इस इशू पे बहस करते हुए ये कहता है कि मिड 18 तक, जो मिड 18th सेंचुरी थी, उस वक्त तक ये ग्रीन हाउस गैसेस जो थी इनकी एमिशन और जो नेचुरल एब्जॉर्प्शन थी वो बैलेंस थी। मीन्स जितनी कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस इमिट हो रही थी, उतना ही ट्रीज वगैरह या जो नेचुरल बाकी डिपॉजिट्स हैं वो उतनी ही कार्बन को डिपॉजिट कर रहे थे और उससे एक बैलेंस जो था वो कायम था। इशू बनता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, एक्सट्रीम इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और लोग जो हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। अब मॉडर्नाइजेशन के लिए जाहिर है उन्हें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी फिर कहाँ से आएगी? क्योंकि रीन्यूएबल सोर्स तो इतने अवेल नहीं वो कर सकते कि उससे ये अपनी ज़रूरियात को पूरी करें। फिर ये एनर्जी के लिए उन्होंने इन्हिसार किया फॉसिल फ्यूल पे। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जितनी नेशंस थी उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर थी वो फॉसिल फ्यूल से लेना शुरू की। अब एक तो ये फैक्टर आ गया, दूसरा उन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी भी अब उन्होंने प्रोड्यूस कहाँ से करना शुरू की? फॉसिल फ्यूल से। और फिर उन्होंने अब कच्चे घरों से पक्के घरों में जाना है, और जब पेव कंस्ट्रक्शन उन्होंने करनी है, पेव्ड हाउसेस की, होम्स की कंसंट्रेशन उन्होंने करनी है, तो उसके लिए भी उन्होंने फिर डिपेंडेंसी जो उनकी थी वो टोटल जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल थे उन्हीं के ऊपर थी। वो किसी जो तमाम प्रोसेस था सीमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसके अंदर ये यूज़ होते थे। तो इट मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जितनी डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट ने ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, और जो बैलेंस हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस था उस बैलेंस को ख़राब किया, और उससे हमारे पास एक अबंडेंस हम देखते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिली। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 1970s के अंदर एक हमारे पास साइंटिस्ट हैं नॉर्मान बारलोग।
इन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसके ज़रिए लैंड से मैक्सिमम आउटपुट कैसे हासिल की जाए। इस पे इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने फर्टिलाइज़र का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और अलमिया ये देखें, चूँकि ये उस वक्त की ज़रूरत थी, तो साइंटिस्ट ने 1970 के अंदर ही इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया इस काम की वजह से। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि अभी जितनी एमिशन हो रही है 51 बिलियन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 51 बिलियन टन में से जो 1.3 बिलियन टन है ये तो सिर्फ फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर से आ रही है। तो इट मीन्स कि ऐसी डेवलपमेंट होती रही और हमें इन चीज़ों के बारे में कोई सीरियस कॉन्सर्न नहीं था, और अल्टीमेटली हुआ ये कि हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहां पे ग्रीन हाउस गैसेस से निपटना कोई आसान काम नहीं रहा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुकी हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी हैं। अब इसका जो मसला है इसको अब हल कैसे करें, सोल्यूशन क्या होगा? तो बिल गेट्स इसके सोल्यूशन में कहता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना छोड़ दें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर जिसमें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ही सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ख़त्म नहीं हो सकता। क्या ऑयल को कम्प्लीटली बैन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को सीज कर दें? क्या हम सीमेंट इंडस्ट्री और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर दें? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं। तो फिर सोल्यूशंस हैं क्या? फिर हम लोग करें तो क्या करें? इसके लिए फिर बिल गेट्स सजेस्ट करता है कुछ सोल्यूशंस। उसमें जो पहला सोल्यूशन वो देता है वो कहता है कि एक्सपेंडिंग द सप्लाई। अगर हम इस थ्रेट को काउंटर करना चाहते हैं तो हमें सप्लाई को एक्सपेंड करना पड़ेगा। सप्लाई क्या है, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? इट मीन्स वो इसका मतलब भी बयान करता है और कहता है कि हमें मूव करना पड़ेगा टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी। विदाउट मूविंग टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी वी कैन नॉट अचीव द नेट ज़ीरो कार्बन थ्रेशोल्ड। हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए वो ये भी बताता है कि करंटली हम एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं। वो कहता है कि हम अभी दुनिया पूरी क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है जस्ट $20 बिलियन पर ईयर, और ये थ्रेट को देखते हुए जितना बड़ा थ्रेट है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये तो कुछ भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज को मेंटेन करने के लिए मिनिमम हमें $115 बिलियन इन्वेस्ट करने होंगे क्लीन एनर्जी के अंदर, ताकि हम नेट ज़ीरो कार्बन को 2050 तक अचीव कर सके। फिर सेकंड सोल्यूशन में वो ये कहता है कि हमें एक्सपेंशन करनी होगी रिसर्च को, हमें एक्सपेंड करना होगा रिसर्च को, और रिसर्च ऐसे ही एक्सपेंड करना होगी जैसे जब कोविड की इंसेप्शन हुई है तो उस पे हमने रिसर्च को एक्सपेंड किया है। अगर हम रिसर्च एक्सपेंड नहीं करेंगे तो न्यू मेथड, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल वर्क वो इस डोमेन में नहीं होगा। इसकी एग्जांपल वो देता है कि यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान ने आज से कुछ अरसा कबल एक प्रोजेक्ट किया था कंबाइंड रिसर्च का जीन्स के ऊपर। ये प्रोजेक्ट कलेक्टिव रिसर्च का था और इसमें यूएस ने जो इन्वेस्ट किया था वो $1 बिलियन थे जो यूएस ने इन्वेस्ट किया। जब रिसर्च कंप्लीट हुई तो उसके बाद इस रिसर्च से जो रिटर्न मिला यूएस को वो था $141 बिलियन। इट मीन्स कि कलेक्टिव रिसर्च ने बहुत फ्रूटफुल रही, सॉल्यूशंस दिए, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस दिए, और उसके साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकली एज दिया जिससे कैपिटल भी इकट्ठा हुआ। तो इस पॉइंट के अंदर वो ये इसकी तरफ इशारा करता है कि हमें क्लाइमेट के ऊपर भी कलेक्टिव रिसर्च का एक इन्वायरमेंट डेवलप करना होगा। अगर कलेक्टिव रिसर्च का इन्वायरमेंट डेवलप नहीं होगा तो कोई अथेंटिक और सस्टेनेबल सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। फिर तीसरी चीज़ की तरफ वो इशारा करता है और कहता है कि तीसरा सोल्यूशन जो पॉसिबल है
वो ये है कि आप डिमांड को एक्सेलरेट करें, एक्सेलरेटिंग डिमांड, डिमांड को इंश्योर भी करें और एक्सेलरेट करें। वो कहता है इकोनॉमिक्स के अंदर एक टर्म है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई जो है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन हैरानकुन तौर पे वो ये कहता है कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप डिमांड को इंक्रीज करते हैं तो इससे प्राइस बढ़ती नहीं, प्राइस कम मिलती है। तो वो ये कहता है कि किस तरीके से हम जो इस डिमांड को एक्सेलरेट कर सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट्स कैसे डिमांड को इंश्योर करें, तो इसके लिए वो बड़ा एक खूबसूरत एनालिसिस पेश करता है। वो ये कहता है कि इस तरीके से कोई गवर्नमेंट जो है वो डिमांड को एक्सेलरेट कर सकती है। पहला कि गवर्नमेंट अपनी प्रोएक्टिव पावर को शो करे। प्रोएक्टिव पावर का मतलब क्या है? प्रोएक्टिव मेजरमेंट्स, प्रोएक्टिव स्टेप्स, वो स्टेप्स होते हैं जब कोई इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट स्टेप्स ना ले रहा हो तो गवर्नमेंट्स को लेने चाहिए। बिल गेट ये कहता है कि अभी प्राइवेट फर्म्स, जो प्राइवेट फर्म्स हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो इसलिए क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे क्योंकि उनकी काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। उन्हें प्रेडिक्टिविटी नहीं है कि फ्यूचर में इसके क्या असरात होंगे, क्या ये फ्रूटफुल भी होगा स्टेप या नहीं होगा। तो वो ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट वो इसमें प्रोएक्टिव पावर के तौर पे अपनी पावर को यूज़ ना करे, प्रोएक्टिव तौर पे इसमें इनिशिएटिव्स ना ले, तब तक ये वाले इश्यूज रिजॉल्व नहीं होने वाले। इसके लिए वो ये कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई गवर्नमेंट है वो अपने डिफेंस पे, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो इनकरेज कर रही है फॉसल फ्यूल को, कोई गवर्नमेंट ये फॉसल फ्यूल को इनकरेज करती है इसके अंदर, ये मींस ऑयल को, तो मुझे वो कहता है ये बताएं कि क्या उस गवर्नमेंट के अंडर जो प्राइवेट इदारे या उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, क्या वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे? वो क्लीन एनर्जी की तरफ हरगिज़ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही इस तरह के इनिशिएटिव नहीं ले रही कि जिससे वो क्लीन एनर्जी की डिमांड को एक्सेलरेट कर सके। लिहाजा वो क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट्स को रीन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके जो दूसरे इनकी देखा देखी में इसकी तरफ जाएंगे। फिर सेकंड मेथड वो कहता है कि आप किस तरीके से जो एक्सेलरेट है डिमांड उसको कर सकते हैं। तो वो ये कहता है कि आप इंसेंटिवाइज करें, आप उन इदारों को और उन डिपार्टमेंट्स को, उन इंडस्ट्रीज़ को या उन कंपनीज़ को जो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं क्लीन एनर्जी पे, आप उनको इंसेंटिवाइज करें। कैसे इंसेंटिवाइज कर दे सकते हैं? आप रिड्यूस कर दें उनके टैक्स रिडक्शन कर दें, या आप उनको इजी लोन प्रोवाइड करें, इजी क्रेडिट्स दें उन्हें, ताकि इसके दो फायदे हों। एक तो जो उन्होंने कंपनसेशन की है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इन्वायरमेंटली फ्रेंड जो उन्होंने स्टेप उठाया है, उसका उन्हें बेनिफिट हो। सेकंड, उनकी इससे इनकरेज हो दूसरी इंडस्ट्रीज कि अगर उन्हें बोनस और अलाउंस और इंसेंटिव मिल रहे हैं तो हमें भी मिलें और वो भी क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। थर्ड, जो एक्सेलरेटिंग डिमांड के अंदर वो स्टेप बताता है, वो ये कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। जब तक गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगी तो वो क्लीन एनर्जी को इंश्योर नहीं कर सकती। ये कैसे पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रिक कार ले लें, इलेक्ट्रिक कार की तरफ किसी सिटी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट कर दें, लेकिन आपके पास चार्जिंग स्टेशन ही ना हो? यानी चार्जिंग स्टेशन के बगैर आप इलेक्ट्रिक कार को कह रहे हैं कि पब्लिक फर्म भी यूज़ करें और गवर्नमेंट भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि आप कहें पब्लिक को कि वो सोलर और वाइंड पे अपने घरों को शिफ्ट करें जबकि ट्रांसमिशन ही पॉसिबल ना हो? तो इट मीन्स कि पहले गवर्नमेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा
उसके बाद जाके फिर ये ट्रांसमिशन होगी। फिर वो ये कहता है कि अगर कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी, वो ना तो इंसेंटिव से मुतासर होके इस ग्रीन हाउस की तरफ आती है, नेट जीरो की तरफ आती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, यानी किसी भी तरीके से वो नहीं आ रही, तो आप फिर उस पर पुट करें, पुट अ प्राइस ऑन कार्बन। आप वहाँ पे जितनी वो कार्बन एमिशन कर रहे हैं उनसे उसका क्रेडिट्स लें, पैसे लें, आप कार्बन टैक्स उन पे ऊपर जो है वो इम्पोज करें। जब ये गवर्नमेंट्स कार्बन टैक्स इम्पोज करेंगी तो इससे भी इंडस्ट्रीज जो हैं वो दोबारा शिफ्ट हो जाएंगी कुछ हद तक क्लीन एनर्जी की तरफ। तो ये सारे सॉल्यूशंस डिस्कस करने के बाद वो ये कहता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजीज की कोई कमी नहीं है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी लाइन है हमारे पास। हमें उन टेक्नोलॉजीज को यूज़ इस तरीके से करना होगा कि वो हमें पॉजिटिव वे दें। और ये यूज़ ना तो वो कहता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कर सकती हैं, ना एनजीओज कर सकती हैं, और ना इसको कोई और प्राइवेट फर्म जो है वो यूज़ कर सकता है। इसको सिर्फ इनिशिएट कर सकती है तो गवर्नमेंट ही इनिशिएट कर सकती है। गवर्नमेंट प्रोएक्टिव मेजर्स लेगी तब जाके ये टेक्नोलॉजीज, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ये इम्पोज होंगी। और जब ये इम्प्लीमेंट होंगी टेक्नोलॉजीज, तो इनकी देखा देखी में एमएनसीज भी करेंगी, एनजीओज भी इस पे काम करेंगी, प्राइवेट फर्म भी करेंगे, और पब्लिक, कॉमन पब्लिक जो है, आम सिटीजन जो है, वो भी इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेगा। बिल गेट्स ये कह रहा है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको एक गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, जिसकी देखा देखी में दूसरी फर्म करेंगी। तो इसमें वो कई टेक्नोलॉजीज को, यानी उसकी बुक भरी पड़ी है उन टेक्नोलॉजी से जो वो एक्सप्लेन करता है, और कहता है ये सारी एग्जिस्टिंग है। जैसे उनमें से कुछ ये हैं: जीरो कार्बन अल्टरनेटिव्स टू पाम ऑयल, ये टेक्नोलॉजी भी यूजफुल है। फिर वो ये कहता है कि फ्लड टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, ये वाली टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट कर रही है, इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर पंप्ड हाइड्रो को यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में। फिर वो ये कह रहा है कि थर्मल जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जा सकता है अल्टरनेटिव के तौर पे। फिर ये कहता है कि ज़ीरो कार्बन प्लास्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरो कार्बन प्लास्टिक एक टेक्नोलॉजी है। फर्दर वो ये कह रहा है कि जियोथर्मल एनर्जी, जिस पे यूएस बड़ी तेज़ी से काम भी कर रहा है, इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, इसको भी गवर्नमेंट्स जो हैं वो इनिशिएट कर सकती हैं। ये चाइना ने तो बड़े सक्सेसफुली इसको करके भी दिया है, और ऑलमोस्ट चाइना ने 500 kV तक जो ट्रांसमिशन लाइंस थी उनको अंडरग्राउंड किया है सक्सेसफुली। यानी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो हमारे यहाँ नॉर्मल आ रही होती है वो तो कम वोल्टेज की होती है, ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की थी जो चाइना ने की है। और गवर्नमेंट्स के लिए इसमें लेसन है कि ये काम किया जा सकता है, लेकिन इसको इनिशिएट गवर्नमेंट्स को करना होगा। फिर कार्बन कैप्चरिंग टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, कार्बन कैप्चरिंग टेक्निक्स उनको गवर्नमेंट्स यूज़ कर सकती है। ज़ीरो कार्बन स्टील है, उसकी तरफ जाया जा सकता है, ज़ीरो कार्बन स्टील की तरफ। फिर सबसे बढ़कर हमारे पास सोलर है, वाइंड एनर्जी है, इनको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की बेशबुहा वो टेक्निक्स को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये गवर्नमेंट्स यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इनिशिएट इन्हें गवर्नमेंट्स को ही करना होगा। और गवर्नमेंट्स इनिशिएट करेंगी तो उसके फ्रूटफुल नताइज मिलेंगे, और उससे एमएनसीज और बाकी जो कॉरपोरेशंस हैं वो इनकरेज होंगी। इस तरीके से वो बुक को एंड करता है। अगर हम इसका कंक्लूजन बयान करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से है कि बिल गेट ये कह रहा है कि 2050 तक हमें हर सूरत में कार्बन ज़ीरो को अचीव करना होगा। कार्बन ज़ीरो अचीव हर सूरत में करनी होगी 2050 तक। अगर नहीं करेंगे तो ये इतनी डेथ्स का मौजब बनेगी कि कोविड को पीछे छोड़ देगी। यानी कोविड से ज़्यादा डेथ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो जाएगी।
लिहाजा क्लाइमेट चेंज को हर सूरत में 2050 तक इंश्योर करना होगा। और सेकेंडली, ये नेचुरली एफर्ट से नहीं होने वाला। आप नेचुरल एफर्ट्स करें, एफॉरेस्टेशन करें, डिफॉरेस्टेशन को रोकें, लेकिन ये इनसे नेट ज़ीरो कार्बन अचीव नहीं होने वाली। हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यूटिलाइज करना होगा, उनको हर सूरत में यूटिलाइज करना होगा ताकि नेट ज़ीरो को अचीव किया जा सके। फिर वो ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट नहीं काम इस फील्ड के अंदर इनिशिएटिव लेंगी, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स नहीं लेंगी, तो फिर कोई भी प्राइवेट फर्म्स, कोई भी एमएनसी ये काम नहीं कर सकती। ये अगर कर भी सकती है कोई डिपार्टमेंट, कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो गवर्नमेंट्स हैं जो ये काम कर सकती हैं। लिहाजा गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेना होगा ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर करें और 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन को अचीव कर सकें। इस तरीके से वो अपनी बुक को कंप्लीट करता है। तो जनाब, इस तरीके से बिल गेट ने अपनी जो किताब हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिज़ास्टर उसको कंप्लीट किया है। उसके अंदर उसने गवर्नमेंट्स को टारगेट किया है और कहा है कि गवर्नमेंट्स ही इसको इनिशिएट करेंगी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का इसमें कोई रोल नहीं है। इस पर कुछ क्रिटिक्स भी हैं और क्रिटिसिज्म करने वालों ने ये कहा है कि चूंकि ये खुद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को रन कर रहे थे तो इसलिए फेवर किया गया है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को। बहरहाल ये एक अच्छी किताब थी और इसके अंदर मल्टीपल डायमेंशन से क्लाइमेट के इशू को देखा गया है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को देखा गया है और एक प्रोएक्टिव तौर पे कुछ ऐसे स्टेप्स को सामने रखा गया है जिनको फॉलो करते हुए एक गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है क्लीन एनर्जी की तरफ, एक्सेलरेट कर सकती है डिमांड को, और जिससे दूसरी जो उस गवर्नमेंट के अंडर फर्म्स हैं, उस गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी इनकरेज होंगे और इसको कैरी करेंगे। ये थी आज की बुक रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और बुक रिव्यू करेंगे कैपिटलिज्म और स्लेवरी के ऊपर, जो कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए फर्दर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वो वाली वीडियो भी रिसीव होती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।